और अब रुक करते हैं बाजार पर एडिटर्स टेक का, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाजार ने हफ्ते का शानदार अंत किया, बहुत अच्छी क्लोजिंग रही। निफ्टी 10,900 के पार बंद हुआ। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन में जिस तरह का ट्रेड मार्केट में हुआ है, इस पर आपकी क्या राय है? हफ्ते के आखिरी दिन बाजार ने दिखाया जबरदस्त दम और ताकत। जी हां, अब तक की 23 मार्च के बाद की सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग मिली और सबसे हाईएस्ट लेवल 10,900 के पार निफ्टी निकला भी और क्लोजिंग भी 10,900 पर होती हुई दिखी है। बैंक निफ्टी जो अब तक पिछड़ रहा था, पिछले 5-6 सेशन बैंक निफ्टी के लिए बहुत अच्छे रहे नहीं, आज आखिरी घंटे बैंक निफ्टी ने भी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, 22,000 के पार निकला भी और 22,000 के बेहद नजदीक जाकर बंद हुआ। तो आज जो कॉन्फिडेंस और जोश आया है बाजार में, ये काबिले तारीफ है 2-3 वजह से। पहला, ऐसा नहीं कि बाकी दुनिया भर के बाजारों में बड़ी तेजी हो, डाउ फ्यूचर्स भी बड़े सुस्त थे, मुश्किल से 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे ट्रेड कर रहे थे। तो जो तेजी हुई है वो हमारे अपने दम पर हुई है, डाउ के दम पर नहीं। ये पहली बात। दूसरी बात, एफआईज की तरफ से बिकवाली जो हो रही थी अभी भी है, लेकिन वायदा कारोबार में थोड़ी थोड़ी शॉर्ट कवरिंग के संकेत आ रहे हैं और बिकवाली का प्रेशर कम हुआ है, तो उससे सहारा मिला। तीसरा सहारा मिला घरेलू फंड्स की खरीदारी से। कल के सेशन में घरेलू फंड्स ने अच्छी दमदार खरीदारी की और आज भी अब वहां से खरीदारी के संकेत धीमे धीमे आने लगे हैं। तो कम से कम बिकवाली का दबाव रुका है दोनों ही तरफ के इन्वेस्टर्स का, फॉरेन फंड्स और घरेलू फंड्स, और वो खरीदारी के मूड में आ रहे हैं, वहां से जोश आया। चौथा जोश आया आपको हफ्ते के आखिरी दिन इस उम्मीद में कि सोमवार को बढ़िया तेजी बनेगी, और जो तेजी बनी आज पूरी की पूरी स्क्रीन पर बनी है। ये सबसे बड़ी बात है और इसीलिए कम गैप से खुले, और हमने यही कहा कि जहां खुले वहीं से खरीदारी कीजिए और दिन में और बढ़िया तेजी बनती हुई दिखेगी। तो पूरी की पूरी आज की तेजी स्क्रीन पर हुई और ये बहुत ही शानदार रही। तो ये सारे फैक्टर्स मिलाकर अगर आप देखेंगे तो खरीदारी बहुत दमदार हुई। दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बंद होना ताकत दिखाता है, वो भी वीकेंड सेशन पर, और वो भी तब जबकि ग्लोबल मार्केट्स का बहुत सपोर्ट ना हो। तो भारतीय बाजार ने अपने दम पर आज मजबूती दिखाई। एक और बढ़िया बात जो बाजार में दिख रही वो ये कि अब बाजार सिर्फ और सिर्फ रिलायंस पर भरोसे नहीं है कि तेजी के लिए हमें रिलायंस ही देखना है, चौतरफा खरीदारी होती हुई दिख रही है बाजार में। तो कभी एफएमसीजी स्टॉक्स, कभी सीमेंट स्टॉक्स, कभी आईटी स्टॉक्स, कुछ न कुछ इस बाजार में बढ़ने को तैयार है। और आज ये कमान सरकारी कंपनियों ने संभाली, तो ढेर सारी सरकारी कंपनियां ऐसी है जहां पर बढ़िया तेजी बनती हुई दिखी। तो ओवरऑल बाजार में बहुत ही बेहतरीन माहौल बनता हुआ दिख रहा है। अच्छी खरीदारी के साथ हफ्ते के आखिरी दिन बहुत शानदार क्लोजिंग दी है भारतीय बाजारों ने। तो बाजार का माहौल बेहतरीन हो गया है। तो इस बेहतरीन माहौल में आज कौन कौन से ऐसे सेक्टर रहे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है और क्यों पार्टिसिपेट किया है, क्या वजह रही है, ये डिटेल बताने के लिए देवांशी हमारे साथ जुड़ी हैं। देवांशी, बताइए। हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में आज अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। बाजार में आप देखिए आखिरी 1 घंटे में शानदार गेंस आते हुए दिखे। निफ्टी 200 डीएमए के लेवल्स के ऊपर ट्रेड होते हुए दिखे थे। निफ्टी बैंक में शानदार तेजी आखिरी 1 घंटे में देखने मिली थी। और आप देखिए सारे इंडाइसेस में आज अच्छे गेंस आते हुए दिखे। लगभग सारे इंडाइसेस आज हरे निशान में बंद हुए हैं। स्मॉल कैप, मिड कैप इंडाइसेस में भी आज अच्छी खरीदारी देखने मिली है। साथ ही आप देखिए अगर निफ्टी की बात करें तो आज सेक्टर वाइज ऑयल एंड गैस, साथ ही जो टेलीकॉम स्टॉक्स है यहाँ पे अच्छे गेंस आते हुए दिखे थे। चुनिंदा एफएमसीजी स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी थी। फार्मा में आज अच्छे गेंस आते हुए दिखे। एनबीएफसीज आज अच्छी तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिखे थे। सबसे पहले अगर निफ्टी गेनर्स की बात करें तो बीपीसीएल, भारतीय इंफ्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाइटन, ये कुछ स्टॉक्स थे जो कि आज टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल होते हुए दिखे हैं। वहीं लूजर्स आज बहुत ही कम थे, लेकिन हमने देखा हिंडाल्को लाल निशान में आज आते बंद हुआ है। ब्रिटानिया में आज नतीजों के बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली जरूर होती हुई दिखी है ऊपरी लेवल से। नेस्ले, टीसीएस, कुछ स्टॉक्स थे जहां पे मुनाफा वसूली आती हुई दिखी, लाल निशान में बंद होते हुए दिखे। साथ ही बैंकिंग स्टॉक्स पर आप नजर कीजिए, आज यहाँ पे अच्छे गेंस आते हुए दिखे। एनबीएफसीज में भी आज अच्छी तेजी आती हुई दिखी है। एचडीएफसी बैंक, बंधन बैंक, यूनियन बैंक, आईओबी, ये कुछ ऐसे बैंक्स थे जहां पे आज अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। सरकारी बैंक्स में भी आज अच्छी गेंस आते हुए दिखे हैं। फार्मा स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो आज हमने देखा ग्रैन्यूल्स, यहाँ पे अच्छे गेंस थे। कैडिला हेल्थ केयर में आज अच्छी तेजी आती हुई दिखी। सिप्ला, यहाँ पे अच्छी तेजी थी। मिड कैप स्टॉक्स में भी आप देखिए आईओएल केमिकल्स जैसे स्टॉक्स थे जहां पे 7 से 8% तक की तेजी आती हुई दिखी है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस स्टॉक्स, आज ये इन स्टॉक्स में आज अच्छी गेंस आते हुए दिखे हैं। बीपीसीएल 12% तक की तेजी, एचपीसीएल में आज अच्छे गेंस थे। चेन्नई पेट्रो, ओएनजीसी, गेल, ये चुनिंदा स्टॉक्स है जहां पे आज अच्छे गेंस आते हुए दिखे हैं। ऑटो एंसिलरी,
साथ ही टायर स्टॉक्स, ये कुछ स्टॉक्स है जहां पे आज भी अच्छी सी खरीदारी आती हुई दिखी है। ट्रैक्टर स्टॉक्स में आज अच्छे गेन्स आए हैं। अशोक लेलैंड, टाटा मोटर, M&M, हीरो मोटोकॉर्प में आज अच्छी खरीदारी थी। ऑटो एंसिलरी में आज एक्साइड, MRF, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, अमरा राजा बैटरीज, ये चुनिंदा स्टॉक्स से आज अच्छे गेन्स आते हुए दिखे हैं। साथ ही IT स्टॉक्स पर अगर नजर करें तो आज हमने फाइनली देखा थोड़ी सी मुनाफा वसूली इन स्टॉक्स पर आती हुई दिखी है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से अच्छे नतीजों के चलते ये सारे स्टॉक्स में आज खरीदारी थी, लेकिन आज एम्फेसिस, मास्टेक, TCS, LTI, L&T टेक, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पे आज ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली होती हुई दिखी, लेकिन बाकी सारे इंडाइसेस आज हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखे। ठीक है, तो ये अलग अलग सेक्टर का एक्शन। लेकिन अब रुख करते हैं अपने खास मेहमान का, और हमारे साथ हैं आज ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन साहब। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अंत भला तो सब भला, शुक्रवार का मार्केट बड़ा अच्छा रहा, बहुत अच्छी क्लोजिंग हुई। तो अब आप ये बताएं सर कि आज के मार्केट को देखते हुए अगले हफ्ते का बाजार आपको कैसा लग रहा है, और खास करके मंडे को कोई अगर इंट्राडे ट्रेड करना चाहे तो उन्हें कहां पर ट्रेड करना चाहिए? बिल्कुल जबरदस्त अंत था, और अंत भला तो सब भला, वो तो था ही। और आज भी जो वीकेंड शो था वो भी एक मृत्युंजय जी मस्ती की पाठशाला, उसने भी एक हेडलाइंस बनाई है। जबरदस्त माहौल बना और जबरदस्त रिस्पांस मिला, तो मैं तो ये कहूंगा कि इसकी भी एक हेडलाइंस आप जरूर से बना दीजिएगा। बट एनीवेज, जिस तरीके से 200 डे SMA के ऊपर, सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट बंद हुआ है, दैट्स वेरी हार्टनिंग। टेक्निकली इसलिए देखना पड़ता है कि फंडामेंटल्स के लिए भी जब इस लेवल के ऊपर मार्केट बंद हुआ है तो फंडामेंटली मार्केट सही लगने लग गया है। और सबसे बढ़िया क्लोजिंग हुई आज आफ्टर 23 मार्च, जो अनिल जी ने कहा। बैंक निफ्टी ने भी साथ दिया, ब्रॉड बेस्ड रैली थी। IT इंडेक्स तो ऑलरेडी धूम मचा रखा था लास्ट वीक में। FMCG चला, रिलायंस कमान संभाला हुआ था, फिर वापस से रिलायंस के अलावा भी दूसरे ऑयल एंड गैस सेक्टर्स भी चलने लगे। डोमेस्टिक फंड्स ने अच्छी बाइंग की कल, आज FIIs का मूड पॉजिटिव, तो ओवरऑल माहौल ठीक है और ब्रॉड बेस्ड बाइंग आई है। तो इसलिए मैंने स्टॉक्स भी अलग अलग सेक्टर्स के चुने हैं। और पिछले वीक का अगर मैं थोड़ा सा अपडेट देना चाहूंगा कि VST इंडस्ट्रीज ने भी अपना इंट्राडे में मैंने दिया था वो टारगेट हासिल किया था। फाइन ऑर्गेनिक्स ने भी टारगेट हासिल किया, इनफैक्ट लास्ट वीक मैंने पोजिशनल पिक के तौर पे दिया था। और एलेंटास बैक जो कि 2188 के लगभग दिया था, 2275 के लगभग हाईज बनाया लास्ट वीक में, और 2236 पे क्लोजिंग हुई है। अब जो मेरी नई पिक है वो है इंट्राडे में AIA इंजीनियरिंग, जो कि मैंने पहले भी काफी बार दिया हुआ है, पोजिशनल पिक के तौर पे भी, और बजट के टाइम पे भी दिया था, और वैल्यू पिक के तौर पे भी। बेहतरीन क्वालिटी स्टॉक है AIA इंजीनियरिंग, और 1730 के टारगेट के लिए पहला, और दूसरा 1750 इंट्राडे पिक के तौर पे। और दूसरा जो है एस्ट्रल पॉलिटेक, जो कि एक अगेन क्वालिटी कंपनी है, ये भी मैंने 10 की कमाई में भी दिया हुआ है। और सबसे बढ़िया बात है, फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है एस्ट्रल पॉलिटेक के, और 970 के लगभग प्राइस चल रही है, और पोजिशनल टारगेट जो है 1070 का, और 920 का स्टॉप लॉस। तो ये अगले हफ्ते के लिए आपके 2 ट्रेड। और जो बात आपने संदीप जी कही कि जो आपने पहले जो आपने कॉल दी थी वो टारगेट सारे हिट हुए हैं, और यही वजह है कि ये शो काफी पॉपुलर है दर्शकों के बीच। आप देखिए कि सोशल मीडिया पे देखिए कितना जबरदस्त रिस्पांस मिलता है, कितने व्यूज मिलते हैं, और TRP तो खैर है ही बहुत शानदार। तो निश्चित तौर पर ये आप लोगों की मेहनत है, जो आप लोग अच्छी कॉल देते हैं, इससे दर्शकों को फायदा होता है, और इसीलिए हमारे जितने भी व्यूअर हैं, लॉयल व्यूअर हैं, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। और अब हम बात करेंगे कि अगले हफ्ते की तैयारी के लिए सबसे पहले मानसी से हम ये समझ लेते हैं कि अगले हफ्ते के लिए अहम ट्रिगर्स क्या है मार्केट के लिए, जिसका इंपैक्ट बाजार के ऊपर हो सकता है। तो मानसी बताइए। जी बिल्कुल, देखिए कई सारे ट्रिगर्स है जिस पर फोकस करना है। सबसे पहले नतीजे निफ्टी में बजाज फाइनेंस, HUL, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, L&T, एशियन पेंट, ITC, JSW स्टील, जी एंटरटेनमेंट, इनके नतीजे आएंगे। वहीं वायदा बाजार में ACC, बजाज फिनसर्व, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, JSPL, बायकॉन, अंबुजा सीमेंट, इन तमाम कंपनियों के नतीजे आते दिखेंगे। तो काफी सारे नतीजे आने वाले हैं अगले हफ्ते। 20 जुलाई यानी कि सोमवार के दिन AGR मामले पर अगली सुनवाई होने जा रही है। इसी दिन बलरामपुर चीनी का
बायबैक भी खुलेगा। 21 जुलाई को बजाज फिनसर्व की एजीएम होगी। साथ ही सरकार 21 जुलाई को प्राइवेट प्लेयर ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए पहली प्री बिड मीटिंग भी करने जा रही है। 22 जुलाई के दिन यानी कि बुधवार के दिन वेदांता और वीडियोकॉन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि रावा ऑयल एंड गैस फील्ड मामले में अगली सुनवाई बुधवार के दिन यानी कि 22 जुलाई को होने जा रही है। बजाज ऑटो की एजीएम इसी दिन होगी। साथ ही एबी फैशन का राइट इश्यू इस दिन बंद होने जा रहा है। मिश्र धातु ओएफएस मैनेजमेंट पर मर्चेंट बैंकर्स के बोली लगाने की ये डेडलाइन होगी। ओएफएस मैनेज करने के लिए मर्चेंट बैंकर्स को बोलियां लगानी है और ये 22 जुलाई डेडलाइन होगी। बोलियां तब तक लगा सकते हैं। 23 जुलाई गुरुवार के दिन एक्सपायरी का दिन तो है, लेकिन साथ ही एचडीएफसी एएमसी की एजीएम भी होगी। रोजारी आईपीओ की लिस्टिंग भी होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में BS4 गाड़ियों की बिक्री के मामले पर अगली सुनवाई होगी और 23 और 24 जुलाई यानी कि गुरुवार और शुक्रवार के दिन जापान के बाजार बंद रहेंगे। तो ये हैं अगले हफ्ते के अहम ट्रिगर्स। आगे बढ़ते हैं। सोमवार को एसीसी के नतीजे आएंगे और ये नतीजे कैसे रह सकते हैं, क्या अनुमान है, क्या आंकड़े आएंगे, ये डिटेल समझाने के लिए, बताने के लिए मानसी बनी हुई है। मानसी बताइए। जी बिल्कुल, देखिए एसीसी के नतीजे कमजोर रहने के अनुमान है। वॉल्यूम में 34% की गिरावट का अनुमान है। वहीं रियलाइजेशन में 4.8% की गिरावट सालाना आधार पर दिख सकती है। तिमाही आधार पर रियलाइजेशन में 2.9% की बढ़त का अनुमान हम जरूर लगा रहे हैं, लेकिन क्योंकि सालाना आधार पर रियलाइजेशन कमजोर है और वॉल्यूम्स में भी कमजोरी है, इसका सीधा असर मुनाफे पर पड़ता दिखेगा। 52% की गिरावट मुनाफे के फ्रंट पर देखी जा सकती है। वहीं अगर आय की बात करें, 35% की गिरावट कंपनी की में भी देखने को मिलेगी। मार्जिन के फ्रंट पर 17% से 15.9% के आंकड़े आते हुए देखने को मिल सकते हैं। वहीं रेडी मिक्स कंक्रीट के रेवेन्यू में 50% की गिरावट की आशंका सालाना आधार पर है। नजर कुछ चीजों पर रहेगी। कोरोना के चलते कंपनी के सेक्टर के प्रदर्शन पर नजर रहेगी। वहीं सीमेंट की मांग पर, साथ ही सीमेंट की कीमतों के ट्रेंड पर भी नजर रखनी होगी और साथ ही वॉल्यूम्स की स्थिति कैसी है इस पर भी हम नजर रखेंगे। ठीक है, तो ये संदीप जी, जो ये अनुमान मानसी ने भी बताया कि एसीसी के नतीजे कैसे रह सकते हैं, तो इस अनुमान को देखने के बाद और ओवरऑल जो सीमेंट सेक्टर है उसके आउटलुक को देखने के बाद क्या नजरिया आपका बन रहा है एसीसी के ऊपर? देखिए, लास्ट क्वार्टर तो सर्टेनली एक बहुत ही स्पेशल क्वार्टर है, क्योंकि ऑलमोस्ट आधा पूरा क्वार्टर आपके लॉकडाउन में गया और फिर बाकी भी थोड़ा बहुत अनलॉकिंग हुई है। बट फिर भी ये सेक्टर काफी मजबूत है। मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीजें काफी हद तक डिस्काउंटेड है। और जो हम देखते हैं सीमेंट सेक्टर में, वो ये देखते हैं कि आपकी जो रिटेल प्राइसेस है वो कैसी, और काफी स्ट्रांग चल रही है और अभी भी वापस से 10 से 15 रुपया बोरी के वापस से बढ़े हैं। नॉर्थ ईस्ट में काफी स्ट्रांग प्राइसेस चल रही है, क्योंकि एक तो सप्लाई की भी डिसरप्शन है और दूसरा रूरल डिमांड वो काफी अच्छी है। और अच्छा जब मॉनसून रहता है तो उसके बाद आने वाले दिनों में बहुत अच्छा रहता है। मॉनसून के मंथ के दौरान जरूर से थोड़ा सा पिकअप कम हो सकता है, बट आने वाले दिनों में चूंकि जब इतनी इनकम आती है और खरीफ की फसल जब अच्छी होगी, रूरल इनकम बढ़ रही है और रूरल इंडिया एक अलग ही चल रहा है, जो भारत है और इंडिया दोनों अलग अलग तरीके से चल रहा है। तो सीमेंट सेक्टर पे मैं काफी दिनों से काफी बुलिश, और मैंने इसी शो में अगर आपको याद हो तो मैंने एक स्टार्ट सीमेंट एक स्टॉक दिया था 76 रुपए में, जो कि नेक्स्ट ही डे मंडे के दिन ही इनफैक्ट 87-88 रुपीज तक चला गया था और बहुत जबरदस्त 95 तक के लेवल्स छुआ है। तो वो स्टॉक तो सर्टेनली इंटैक्ट है ही है बाइंग के लिए। और एसीसी भी अच्छा लगता है, अंबुजा अच्छा लगता है, अल्ट्राटेक लीडर है, और ओरिएंट सीमेंट है, या मंगलम सीमेंट भी मैंने इसी शो में एक बार पहले भी रेकमेंड किया है। सो ओवरऑल सीमेंट सेक्टर में काफी वैल्यू दिखती है और काफी ट्रैक्शन दिखता है। सरकार भी इंफ्रा के ऊपर पुश देगी तो आने वाले दिनों में यहाँ पे वो नॉन ट्रेड डिमांड भी काफी आएगी। सो मेरे हिसाब से जैसे भी आए रिजल्ट्स, एक बार भले ही ऊपर नीचे होगा स्टॉक, बट ओवरऑल इट्स अ गुड होल्ड फ्रॉम माय साइड। अच्छा, तो आपको लगता है कि इसमें अच्छी आगे रफ्तार दिखेगी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियों पर फोकस बढ़ गया है। इस पर एक दमदार रिसर्च लेकर हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताइए कुशल। जी, तो जुबिलेंट फूड और इन्फो एज फोकस में इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी है वो जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट यूएस में जो डोमिनोज की ब्रांड है
उन्होंने सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है 16% से भी ज्यादा दिखाते हुए नजर आए हैं। और साथ ही अगर मैं बात करूं तो इनकी जो डिलीवरी फीस है इंडिया में 2 दिन पहले ही हमें ये नोटिफिकेशन आया था कि 30 रुपए प्रति डिलीवरी जो है इन्होंने अपना चार्ज लगाना शुरू कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि इनकी आय और मार्जिन पर जो है आपको पॉजिटिव असर आता हुआ नजर आएगा। साथ ही अगर आंकड़ों की बात करें तो डिलीवरी और टेक अवे दोनों मिलाकर जो इनकी बिक्री होती है वो कुल बिक्री का 70% हिस्सा जो है इस सेक्शन से होता है। और साथ ही आपको मैं बताऊं तो जोमैटो और स्विगी इन दोनों ऐप से इनकी टोटल बिक्री का करीब 30% हिस्सा आता है। तो जाहिर सी बात है कि लोग ऑनलाइन ऑर्डरिंग जो है लॉकडाउन के माहौल में काफी ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं और यही वजह है कि इतना बड़ा बूम जो है हमें जुबिलेंट फूड में देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनले भी पॉजिटिव है और 1900 के टारगेट्स उन्होंने दिए हैं। वही इन्फो एज में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर इनकी जो जोमैटो में हिस्सेदारी है करीब 23% की, वो काफी फ्रूटफुल इनके लिए साबित होती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट अगर आय का आंकड़ा देखें जोमैटो का तो FY20 में ये आय जो है दोगुनी होती हुई नजर आई है और 2800 करोड़ की आय जो है कंपनी की पहुंचती हुई दिखी है। इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनले इन पर भी बुलिश है और इक्वल वेट रेटिंग के साथ उन्होंने 2610 रुपए के लक्ष्य सुझाए हैं। तो ब्रोकरेज का सपोर्ट तो है ही है और साथ ही जिस हिसाब से ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग हो रही है ये स्टॉक्स आगे आने वाले दिनों में भी फोकस में रह सकते हैं। ओके, ठीक है। तो संदीप जी, क्या ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियों पर भरोसा बरकरार रखा जाए आपके हिसाब से? बिल्कुल बिल्कुल, काफी दिनों से हम लोग इस चीज में बुलिश है। जुबिलेंट फूड सर्टेनली बहुत बढ़िया लगता है और सबसे बड़ी बात है ये जो ऑनलाइन डिलीवरी है वो तो है ही है, दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स थे वो अब है नहीं और घर भी अपने आप से, अब क्या कितने दिन तक आप घर का फूड बनाते हैं, तो सर्टेनली इनको अब ज्यादा ऑर्डर्स मिलने लगे हैं। और जो इन्फो एज की अगर बात करें तो इन्फो एज इज वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज ये पूरे लॉकडाउन, और क्योंकि इनके एक जोमैटो तो है ही है, जबरदस्त चल ही रहा है, और दूसरा जो नौकरी.com है या फिर आपके पैसाबाजार.com, बैंकबाजार.com, ये सारे पोर्टल्स इन्हीं के ही हैं, पॉलिसीबाजार.com। तो ऑनलाइन बिजनेसेस बहुत पॉपुलर हो रहे हैं और धीरे धीरे इनके सारी सर्विसेज काफी पॉपुलर हो रही है। सारे पोर्टल्स में इनकी स्टेक्स है, तो एक तरीके से होल्डिंग कंपनी है इन सारी कंपनियों की। बट यहाँ पे वो होल्डिंग कंपनी वाला डिस्काउंट नहीं मिलता क्योंकि इनकी स्टेक्स जो वो स्टार्टअप्स की तरह बिकती हैं, सो वैल्यूएशंस बहुत फास्ट होती है स्टार्टअप स्पेस में। बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि इन्फो एज मुझे महंगा लगता है, बहुत ज्यादा हायर वैल्यूएशंस है और चल रहा है और ये चलेगा भी। जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रख सकते हैं। फ्रेश एंट्री के लिए मेरे पास बहुत सारे अदर दूसरे विकल्प है, तो मैं वहां पे एंट्री लेने की कोशिश करूंगा रादर देन ऑनलाइन के ऊपर बेट ही करना। तो हो सकता है कि मैं रिलायंस कैन बी अ गुड बेट, रिलायंस जियो में जिस तरीके से चीजें चल रही है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल के लिहाज से, पी मल्टीपल के लिहाज से बहुत एक्सपेंसिव साइड में इन्फो एज, बट फिर भी इट्स अ होल्ड। और मेरे हिसाब से ऑनलाइन पे दाव रिलायंस पे लगाऊंगा, बाकी जुबिलेंट बाय ऑन डिक्लाइन से मेरी तरफ से यहां पे भी अच्छी खासी ट्रैक्शन दिख रही है। ठीक है, और अब वक्त है हमारी खास पेशकश का, शर्मा जी के ऑप्शन का। और हमारे साथ ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए वीके शर्मा जी जुड़ चुके हैं, HDFC सिक्योरिटीज के। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, मंडे के लिए ऑप्शन के जरिए कहां पर ट्रेड करना ठीक रहेगा? नमस्ते मृत्युंजय, आपको और आपके सभी बहुत ही जागरूक दर्शकों को। मेरा मानना है कि अगले सप्ताह आप फार्मा के ऊपर जोर देखेंगे और उसकी वजह यह है कि आज फार्मा इंडेक्स ने अपना नया हाई बनाया है और ये जो इंडेक्स है, निफ्टी का फार्मा इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, उन्होंने एक नया हाई बनाया है। और ये मालूम था कि अप्रैल में, जून में जो तेजी आई थी 3-4 महीने की, उसमें फार्मा ने लीड जरूर किया था, लेकिन उसके बाद में शेयर सुस्त हो रहे थे। अब लगता है कि ये जोर मारने की कगार पर हैं। कल मैंने सिप्ला बोला था और आज मैं एक दूसरे और स्टॉक को लेके आया हूँ लार्ज कैप में, निफ्टी का पोर्शन, डॉक्टर रेड्डीज। तो यहाँ पे मृत्युंजय मैं सलाह दूंगा कि डॉक्टर रेड्डीज की 4150 की कॉल 110 रुपए पे ली जा सकती है, 80 रुपए का स्टॉप लॉस और 170 रुपए का टारगेट। मैं बस आज इतना ही मृत्युंजय। हैव अ गुड वीकेंड। जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका, आप ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए। अब वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि सोमवार के लिए आपकी स्ट्रेटजी बाजार में ओवरऑल क्या होनी चाहिए और साथ ही लॉन्ग टर्म के लिए आप कहां पर निवेश कर सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है और अब वक्त है ये जानने का कि सोमवार के लिए और अगले हफ्ते के लिए आपकी स्ट्रेटेजी मार्केट में क्या होनी चाहिए, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, 2 दिन की छुट्टी के बाद जब सोमवार को मार्केट खुलेगा तो क्या स्ट्रेटेजी बाजार में बनानी ठीक रहेगी? जहां तक सोमवार का सवाल है, जिस तरह से बाजार मजबूती के साथ आज बंद हुए हैं, ये तो लग रहा है कि ट्रेंड ऊपर की तरफ का बरकरार रहना चाहिए और पूरी कोशिश बाजार की होगी 11,000 के पार निकलकर टिके भी, और बैंक निफ्टी भी 22,000 के पार निकलकर टिककर 23,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकता है। लेकिन सपोर्ट चाहिए ग्लोबल मार्केट्स का, नो डाउट। और साथ ही देखेंगे कि डाउ फ्यूचर्स सोमवार सुबह किस तरह से ट्रेड करते हुए दिखते हैं। कहीं न कहीं बाजार में उम्मीद है कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर जल्दी ही कुछ अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। शायद इस उम्मीद में हफ्ते के आखिरी दिन ट्रेडिंग में तेजी भी बनी है, अच्छी क्लोज भी मिली है। टेक्निकली बाजार स्ट्रांग है, वायदा कारोबार के संकेत ठीक है, और ग्लोबल मार्केट्स अगर सपोर्ट दे दें तो इस तेजी को हम अगले हफ्ते और आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। अब 10,600 से 10,700 के बीच में बाजार मजबूत सपोर्ट और बेस बना चुका है। एक ब्रेकआउट की तैयारी होती दिख रही है। आज 10,900 के ऊपर की क्लोजिंग ये बता रही है कि बाजार ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। हाँ, बैंक निफ्टी का सपोर्ट उतना अब तक नहीं आया। अगर बैंक निफ्टी ने सोमवार को मजबूती दिखा दी और यहां से तेजी बनती हुई दिखी तो बाजार 11,000 के पार जाने को भी तैयार है, और बैंक निफ्टी भी वापस 22,500 23,000 की रेंज में जाने को तैयार हो सकता है। तो ओवरऑल बहुत अच्छे संकेत मिल रहे हैं। नीचे की तरफ अब जो सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी के लिए 21,500 के आसपास की बनेगी, निफ्टी के लिए 10,700 के आसपास की बनेगी। 11,000 के पार निकलने के बाद बड़ी तेजी बनेगी और बैंक निफ्टी भी 23,000 के पार निकलेगा। बैंक निफ्टी के लिए थोड़े से लेवल ऊपर के ज्यादा है, 22,800 23,000 की रेंज निकल कर आती है, लेकिन निफ्टी के लिए 100 पॉइंट ही ऊपर का लेवल है 11,000 का, और उसके पार करते ही निफ्टी में और बेहतरीन तेजी, बेहतरीन खरीदारी, बेहतरीन शॉर्ट कवरिंग आने की संभावना बनेगी। तो अगले हफ्ते के लिए 11,000 मेक और ब्रेक है निफ्टी के लिए, और उसी पर आपको नजर रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका अगले हफ्ते के लिए ये स्ट्रेटेजी बताने के लिए। लेकिन अब आपको बताते हैं ऑप्शन का एक और ट्रेड, और ये ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ हैं ट्रेडबुल्स सिक्योरिटीज के सच्चिदानंद उत्तेकर जी। सर बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, आपके हिसाब से मंडे को ऑप्शन में कहां पर ट्रेड लेना चाहिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय, यहाँ पर क्लियरली इंडेक्स पे निफ्टी में मुझे लग रहा है एक बुलिश मोमेंटम जो पिछले 2 दिनों से नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है वो एक्सटेंड होना चाहिए। 11,000 के आसपास एक बैरियर जरूर है, बट मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर बैरियर अगले हफ्ते ही चैलेंज होना चाहिए। एंड जिस तरीके से ऑप्शन डेटा प्रेजेंट हो रहा है यहाँ पर 11,200 तक की एक अप मूव आनी चाहिए अगले हफ्ते में। अगर हम ओवरऑल वीकली सेटअप भी देखें तो काफी कन्विंसिंग क्लोज हुआ है ऑन वीकली चार्ट्स 10,900 के ऊपर। तो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम जारी रहेगा, और इस मोमेंटम को एक बुल कॉल स्प्रेड थ्रू आपको पार्टिसिपेट करना है, जहां पर 11,000 का आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है और उसके अगेंस्ट 11,200 का कॉल ऑप्शन आपको बेचना है। ये कंबाइंड स्प्रेड अराउंड 54 से 50 के रेंज में आपको खरीदना है, एंड 34 का लगाना है स्टॉप लॉस। लगभग अराउंड 80-85 तक के टारगेट्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है ये जो 11,000 का जो लेवल है तो काफी चैलेंजिंग रहा है, बट मुझे लग रहा है फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक में ही ये पर्टिकुलर लेवल ब्रेक होना चाहिए ऑन द हायर साइड। ओके, बहुत शुक्रिया सर आपका ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए। संदीप जी, अब आखिरी सवाल आपसे ही कि लंबे समय के निवेशक के लिए इस बाजार में क्या है और उनको कहां पर पैसा लगाना चाहिए? बिल्कुल एक बेहतरीन स्टॉक लाया हूं मृत्युंजय जी, और ऐसा स्टॉक है एक एमएनसी स्टॉक, और सिर्फ 870 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी, बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। कई बार सिर्फ मार्केट कैप को देख के लोग उसको साइड में रख देते हैं, बट आप ये देखिए कि ये ऐसी कंपनी है जो इंडिया की सबसे बड़ी और सोल मैन्युफैक्चरर हाई स्टैंडर्ड कार्बन रॉड्स की, इंडिया में कार्बन रॉड्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी, और वर्ल्ड में भी लीडिंग कार्बन रॉड्स मैन्युफैक्चरर्स में से आती है। बस यही है कि इस जो प्रोडक्ट का बहुत बड़ा कंजम्पशन है, इसीलिए सेल्स भी छोटी है तो मार्केट कैप भी छोटी है। बट जापान की अगर पैनासोनिक कार्बन, मात्सुशिता कार्बन कंपनी लिमिटेड नाम था पुराना, अगर वहां की एक एमएनसी है तो बहुत भरोसा आता है। सबसे बढ़िया बात है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18%, स्टॉक का पी मल्टीपल सिर्फ 10 का पी मल्टीपल, और अगर आप ये देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल 1.5 है। हाईएस्ट एवर टीटीएम दिया है पिछले 12 महीने में 17 करोड़ का, और डिविडेंड यील्ड है 2.82% का, और ग्रोथ अगर 5 साल की देखें तो करीब 12.5% की प्रॉफिट में ग्रोथ दी है।
मार्च के 2019 में 2 करोड़ 85 लाख का प्रॉफिट था, उसके सामने मार्च 20 में 3 करोड़ 71 लाख का। लाइफ टाइम हाइज देखेंगे तो अगेन माउथ वाटरिंग 950 रुपए के लेवल्स के सामने अभी ये 360 55-60 रुपए के लेवल्स पे पड़ा है। इक्विटी कैपिटल सिर्फ 4.80 CR और प्रोमोटर्स की कैपिटल इसमें अलग है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बहुत आराम से मुझे लगता है कि ये स्टॉक 450 के टारगेट जी अचीव कर लेगा। हाँ जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम का, अब बताने के लिए कि शुक्रवार का मार्केट कैसा रहा और अगले हफ्ते का बाजार कैसा रह सकता है, कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।